55 एसी का नया साल रेना के लिए और भी कई सारे दर्द लेके आया था। उसकी बेटी प्रिंसेस एरिया बलेरियन द ब्लैक ड्रेड पे बैठ के कहीं तो भाग गई थी। अब प्रिंसेस एरिया कहाँ भाग के गई है ये किसी को भी बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इसीलिए अपने बेटी के खोज में रेना पूरे वेस्टेरोस में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। वो वैसे नॉर्थ में तो नहीं जाती, बट वेस्टेरोस के बाकी कई सारे अलग अलग रीजन्स में रेना विजिट करती है और सभी जगह पे पूछताछ करती है कि किसी ने एक बड़ा काला शैतानी ड्रैगन देखा है। बट उसे सभी से यही चीज पता चलता है कि किसी ने भी बलेरियन द ब्लैक ड्रेड को नहीं देखा। तो आखिर अभी बलेरियन और एरिया कहाँ गए होंगे, ये सवाल रेना को बहुत सता रहा था। और इसी सवाल के खोज में रेना पहुंचती है ओल्ड टाउन में। तो वो ओल्ड टाउन में इसलिए आती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां के सिटाडेल के मेस्टर्स बलेरियन कहां पर जा सकता है इसकी कुछ थियरीज उसे बता सके। रेना को उम्मीद थी कि वहां के सिटाडेल के मेस्टर्स उसकी मदद करेंगे कि आखिर बलेरियन कहां जा सकता है। सो रेना यहां पर मेस्टर्स के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करती है और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेना अपने दूसरे बेटी यानी कि प्रिंसेस एरिया के जुड़वा बहन रेला से मिलती है। अब प्रिंसेस एरिया और ये रेना ये दोनों एग्जैक्टली एक तरह दिखने वाले आइडेंटिकल ट्विंस थे। रेना जब अपने यहाँ पर दूसरे बेटी रेला से मिलती है तो वो इमोशनल होके बहुत ही फूट फूट के रोने लगती है। रेला भी अभी अर्ली टीनेज में आ चुकी थी और इतने साल ओल्ड टाउन में रहने के वजह से वो बहुत ही मैच्योर लड़की बनी थी और वो बहुत ही अच्छी एक सेप्टा बन के उभर के आने लगी थी। पूरे ओल्ड टाउन में रेला अभी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यंग सेप्टाज में से एक थी। तो प्रिंसेस एरिया ने तो अपने माँ को सिर्फ दर्द दिया था, दुख दिया था, बट यहाँ पर रेला अपने माँ को कंधा देती है, उसे सहारा देती है। एक तरीके से यहाँ पर रेला अपने माँ के लिए एक साइकेट्रिस्ट ही बन जाती है। रेना अपने बेटी रेला से काफी खुल के बातें करती है और वो वहाँ पे उसे बताती है कि उसने जो भी गलत गलत डिसीजंस लिए थे जिंदगी में उसका उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है। रेना को ये बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे उसने रेला को यहाँ पे ओल्ड टाउन में रखा और बाद में उसे कभी भी उसने ज्यादा विजिट नहीं किया। उसका ये बिहेवियर बहुत ही गलत था और उसे इसका फाइनली रियलाइजेशन होता है। तो इसके रिप्लाई में रेला अपने माँ को एकदम अच्छी तरीके से माफ कर देती है। रेला अपने माँ के साथ में बहुत ही क्लोज होती है और यहाँ पे रेला और रेना इन दोनों माँ बेटी का एकदम ही अच्छा रीयूनियन होता है। तो ऐसे ही कुछ 8 महीने निकल जाते हैं बट एरिया कहाँ पे गई है ये किसी को भी नहीं पता था। रेना ड्रीम फायर पर बैठ के वापस यहाँ वहाँ अलग अलग लॉर्ड्स को विजिट करने लगती है और ड्रीम फायर के अचानक ऐसे आने के वजह से कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड काफी डर भी जाते हैं और वो इसी डर के मारे वो सीधा राजा जहेरिस को लेटर लिख के बताते हैं कि कैसे आपकी बड़ी बहन रेना एकदम अचानक से हमें डरा रही है। जब ये बात स्मॉल काउंसिल मीटिंग में पता चलती है तब न्यू हैंड ऑफ द किंग माइल्स स्मॉलवुड काफी गुस्सा होते हैं और वो राजा जहेरिस को सीधा कहते हैं कि रेना को जल्द से जल्द किंग्स लैंडिंग बुलाया जाए। बट जहेरिस अपने न्यू हैंड ऑफ द किंग माइल्स स्मॉलवुड को सुनाता है, रेना मेरी बड़ी बहन है, वो अभी बहुत ही दर्द में है और वो अपने बेटी को ढूंढने की लाख कोशिश कर रही है, तो मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, वो एक टारगेरियन प्रिंसेस है। ऐसा कह के किंग जहेरिस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में हैंड ऑफ द किंग माइल्स स्मॉलवुड को एकदम चुप करा देता है। सो ऐसे ही एक बार स्मॉल काउंसिल की मीटिंग शुरू थी और तभी उनके पास एक रेवन आता है। इस रेवन में लिखा होता है कि एसोस के एंडालोस के माउंटेन्स में कई सारे ढेर सारे शिप्स मारे जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग शिप्स का मरना मतलब ये हो सकता है कि इन शिप्स को बलेरियन द ब्लैक ड्रेड कहीं खा तो नहीं रहा। सो ऐसे ही थियरी बनती है कि मे बी बलेरियन द ब्लैक ड्रेड उस एंडालोस के माउंटेन्स में गया हो। तो इसीलिए स्मॉल काउंसिल मीटिंग में एक फैसला होता है कि वहां पर कुछ सोल्जर्स को भेजा जाएगा। तो इवेंचुअली कुछ 15 अच्छे टारगेरियन मेन एट आर्म्स सोल्जर्स की एक टीम तैयार की जाती है और इस टीम का लीडर बनता है किंग्सगार्ड विलियम द वॉस्प। सो ऐसे विलियम द वॉस्प के लीडरशिप में यही कुछ 20 मेन एट आर्म्स की एक टीम यहां पर एंडालोस के माउंटेन में भेजी जाती है
ताकि वो वहां पर कुछ रिसर्च कर पाए कि क्या वहां पर बलेरियन आया था, और अगर वहां पर बलेरियन है तो वो वहां से वापस किंग्स लैंडिंग में रेवन भेज के बताकर राजा को इतला कर सके कि यहाँ पर बलेरियन है और आप यहाँ पे जल्दी से आए। तो ऐसी सब प्लानिंग होती है और विलियम द वॉस्प अपने यही कुछ 15-20 सोल्जर्स के साथ में एंडोलोस के माउंटेन्स में निकल जाते हैं। फिर इसके बाद में स्मॉल काउंसिल मीटिंग में ऐसे ही डिस्कशन शुरू होते हैं कि बलेरियन द ब्लैक ड्रेड आखिर कहाँ गया हो सकता है। सो सबसे पहले तो मिस्टर बेनिफर कहते हैं कि बलेरियन इज अ विलफुल बीस्ट, मतलब वो एकदम मनचाहा काला शैतान है, उससे जो चाहिए वो वही करता है। ऐसे एक बड़े से राक्षस को काबू में करना कोई आसान चीज नहीं है। इस मीटिंग में ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मिस्टर बेनिफर तो सीधा बताते हैं कि साक्षात एगोन द कॉन्करर को भी बलेरियन द ब्लैक ड्रेड को कंट्रोल करना मुश्किल जाता था, क्योंकि ये बलेरियन एकदम ही ह्यूज प्राणी था और उस पे काबू करना आसान चीज नहीं थी। तो ये 14 ईयर ओल्ड टीनेजर क्या ही करेगी। तो इसीलिए बेनिफर के मुताबिक इस बलेरियन ने कहीं तो अपना एक लेयर बनाया होगा और वो एरिया के साथ में ऐसे ही किसी गुफा में छुप गया होगा। देन यहाँ पर सेप्टन बार्थ आर्ग्यू करके कहते हैं कि ड्रैगन्स अपने राइडर्स की बात नहीं माने वहां तक ठीक है, बट वो अपने राइडर को हमेशा सही सलामत रखने की कोशिश करते हैं, और फिर इसीलिए बलेरियन किसी गुफा में तो नहीं गया होगा, बट मे बी कोई रूइंड कैसल या फिर माउंटेन पे एरिया को वो लेके जा सकता है। तो ऐसे ही इन कुछ एकदम दिग्गज स्कॉलर्स के बीच में यहाँ पे स्मॉल काउंसिल में मीटिंग शुरू होती है कि आखिर बलेरियन कहाँ गया होगा। बट तभी इस मीटिंग में क्वीन एलिसन कहती है कि आप सब लोग जो कुछ भी कहो, बट मुझे इतना यकीन है कि मेरी प्यारी भतीजी एरिया जरूर जिंदा होगी, उसे कुछ नहीं हुआ। आई फील इट इन माई हार्ट। सैड एलिसन ऐसा कह के काफी दुखी हो जाती है। तो किंग्स लैंडिंग में यही कुछ चीजें शुरू थी। बट राइट नाउ लेट्स टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स किंग जहेरिस। आखिर किंग जहेरिस का अब तक का राज कैसा रहा था, तो इसका ये एक रिपोर्ट कार्ड है। किंग जहेरिस किंग बना था 48 एसी में, और 48 एसी से 54 एसी तक अभी यही कुछ 6 साल गुजर गए थे, और इन 6 सालों में वेस्टेरोस ने बहुत ही ज्यादा तरक्की की। जहेरिस के इस 6 सालों के राज में आज तक कोई भी बड़ा वॉर नहीं हुआ और कोई भी छोटे मोटे लॉर्ड्स भी अपनी छोटी मोटी बैटल्स नहीं कर रहे थे। इन 6 सालों में वेस्टेरोस के अलग अलग ढेर सारे किसानों ने एकदम ज्यादा तरक्की की और उनके खेती में से ढेर सारा अनाज अवेलेबल हुआ। पूरे वेस्टेरोस में अनाज हो या फिर कोई भी कमोडिटी हो, उन सब के दाम गिर गए, क्योंकि सभी चीजें एकदम अच्छे से एकदम ही ज्यादा भर भर के अवेलेबल थी। जैसे खेतों में गेहूं, राइस और अलग अलग फलों का उत्पादन एकदम अच्छे से हो रहा था, वैसे ही समुंदर में से मछुआरे भी भर भर के फिशिंग करके पूरे वेस्टेरोस में उसे अवेलेबल कर रहे थे। वेस्टेरोस के सारे बंदरगाह पे एकदम जोरों शोरों से अलग अलग चीजों की ट्रेडिंग शुरू थी। वेस्टेरोस के अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास में 2 वक्त की खाने की रोटी आ गई थी, और इन सभी लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का भी मौका मिला था। इसी में वेस्टेरोस की तरक्की एकदम अच्छे से कैसे कर सके, इसमें जहेरिस का स्मॉल काउंसिल तो एकदम ही जबरदस्त काम कर रहा था। बट यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जहेरिस के स्मॉल काउंसिल में भी एक छोटा स्मॉल काउंसिल था। मतलब एक था टीम 1 लेड बाय जहेरिस और दूसरा था टीम 2 लेड बाय क्वीन एलिसन। सो क्वीन एलिसन के टीम में क्वीन एलिसन खुद, मिस्टर बेनिफर और एल्बिन मैसी थे। तो दूसरी तरफ जहेरिस के टीम में सेप्टन बार्थ, जहेरिस खुद और मैनफ्रेड रेडविन थे। इन दोनों टीम्स में एक तरीके से एकदम ही हेल्दी कंपटीशन थी कि कौन अच्छी चीजें करेगा ज्यादा से ज्यादा। और इन दोनों टीम्स की हेल्दी कंपटीशन मतलब वेस्टेरोस के रेल्म के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बन गई थी, क्योंकि ये दोनों टीम सही से सही, बेहतर से बेहतर काम करने के लिए ढेर सारी मेहनत करते रहते हैं। इसी मेहनत में एक डिसीजन ऐसा निकला जो पूरे वेस्टेरोस का आगे नक्शा ही बदल देने वाला था, और ये डिसीजन था कि पूरे किंगडम्स के अलग अलग लॉर्ड्स को
एक बनाकर कोई तो एक कोड बनाया जाएगा। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है अभी यही कुछ 50 साल पहले एगोन द कॉन्करर के सामने अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लॉर्ड्स ने बेंड नी किया था। बट अभी इतने सालों के बाद ऐसा तो नहीं था कि उन रीजन्स में अभी भी टारगेरियंस की बात मानी जाती है। सो टारगेरियंस कहने के लिए आयरन थ्रोन पे बैठने वाले राजे तो बन गए थे और उनके सामने वेस्टेरोस के सभी लॉर्ड्स ने बेंड नी किया था। बट अभी भी बड़े बड़े लॉर्ड्स का रुतबा और पावर उनके उनके रीजन में अभी भी बहुत ही ज्यादा था। मतलब फॉर एग्जांपल लैनिस्टर्स का रुतबा और पावर उनके वेस्टरलैंड्स में अभी भी बहुत ज्यादा था। सो कई बार अभी ऐसा होता था कि ये सभी बड़े बड़े लॉर्ड्स अपने एरियाज में कुछ ना कुछ अलग ही लॉज चलाते। मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्थ में तो अलग ही कुछ नॉर्थ के परंपराएं और कल्चर शुरू रहते थे, वैसे ही रीच के इलाके में उन रीच के लोगों के कुछ अलग ही लॉज और अलग ही ट्रेडिशंस होती थी। एंड सिमिलरली वैसे ही रिवरलैंड्स में अलग अलग रिवरलैंड्स के हाउसेस के कुछ अलग ही ट्रेडिशंस होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग लॉज अगर चलने लग गए तो कैसे चलेगा? किंग जहेरिस का अंदाज वैसे प्यार भरा था, बट जहेरिस एकदम ही स्ट्रिक्ट किंग भी रहा था। उसने अपने रॉयल प्रोग्रेस में ये सभी चीजें अपने आंखों से देखी थी कि कैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग परंपराओं को फॉलो किया जाता है और ये सभी चीजें टारगेरियंस के परमिशन के बिना कैसे चल रही है ये उसने देखा था। और इसीलिए जहेरिस ने सोचा कि अगर 7 किंगडम्स का मैं अकेला सिंगल किंग हूं तो इन सबके लिए एक सिंगल लॉ भी होना चाहिए। यहीं पे एंटर होते हैं सेप्टन बार्थ। तो इस 55 एसी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में सेप्टन बार्थ और जहेरिस डिसाइड करते हैं कि एक टारगेरियंस का लॉ बुक होना चाहिए, एक ऐसा बुक जिसमें पूरे रेल्म ने कैसे अलग अलग चीजों के लॉज फॉलो करने हैं वो सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा, फिर वो चाहे किसी भी चीज के रिलेटेड लॉ रहे। और इसी डिसीजन के साथ साथ सेप्टन बार्थ एक लेजेंडरी बुक लिखना शुरू करते हैं, एक ऐसा बुक जो कि एक तरीके से टारगेरियंस का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इसी बुक को आगे सब लोग कहते हैं द ग्रेट कोड ऑफ सेप्टन बार्थ। तो अभी 55 एसी में सेप्टन बार्थ ने इस बुक को सिर्फ लिखना शुरू किया था, बट ऐसा तो नहीं हुआ कि ये बुक बस लिखना शुरू किया और खत्म हो गया, क्योंकि ये बुक बहुत ही बड़ा बुक था और इसमें कई सारे अलग अलग लॉज को मेंशन किया गया जिसे अगले सभी टारगेरियन किंग्स और क्वींस और पूरे वेस्टेरोस के अलग अलग लॉर्ड्स ने अच्छे से फॉलो किया। तो इस सेप्टन बार्थ के बुक का काम एक्चुअली 15 साल बाद में खत्म हुआ था, बट इस लेजेंडरी ग्रेट कोड ऑफ सेप्टन बार्थ को इस 55 एसी के साल में लिखना शुरू किया गया था। सो गाइज ये एक 55 एसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। देन दोस्तों इसी के साथ साथ 55 एसी में एक बहुत ही प्यारी चीज और एक हुई थी कि क्वीन एलिसन वापस प्रेग्नेंट हुई थी। क्वीन एलिसन और किंग जहेरिस की पहले से ही एक छोटी प्यारी बेटी थी डेनेरिस। तो अभी डेनेरिस को जल्द ही भाई या बहन मिलने वाली है, तो वो कौन होगा ये आगे आएगा ही। तो अभी क्वीन एलिसन वैसे प्रेग्नेंट तो हो गई थी, बट प्रेग्नेंट क्वीन एलिसन वैसे रेड कीप में ही बैठ के आराम नहीं कर रही थी। क्वीन एलिसन ने अभी तय कर दिया था कि वो अपने दोस्तों की शादियां करा देगी। सो सबसे पहले तो क्वीन एलिसन ने अपने प्यारे दोस्त जेनिस टेम्पल्टन की शादी लॉर्ड मेलेंडर ऑफ अपलैंड्स के साथ कर दी। फिर उसके बाद में प्रुनेला सेल्टिगार की शादी उथर पीक के साथ में कर डाली थी। तो इस तरीके से क्वीन एलिसन के सभी दोस्तों की एक तरीके से यहाँ वहाँ शादी हो जाती है और क्वीन एलिसन अभी थोड़ी सी क्यों ना हो अकेली पड़ जाती है, बट वो ऑब्वियसली खुश होती है कि उसके दोस्तों की अभी शादी हो गई है। इन सभी चीजों के बाद में लॉर्ड्स एंड लेडीज 55 एसी का सबसे बड़ा इवेंट अभी आ चुका है, एंड दैट इज द
टूर्नी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ड्रैगन पिट। ये 55 का मैसिव टूर्नामेंट पूरे वेस्टेरोस के हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट इवेंट माना जाता है। इस टूर्नी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द ड्रैगन पिट के एक ह्यूज टूर्नामेंट में दो अलग अलग हमेशा के तरह इवेंट रखे गए थे, जाउस्टिंग का इवेंट और मेली का इवेंट। सबसे पहले जाउस्टिंग की टूर्नामेंट रखी गई थी और इस टूर्नामेंट में अगर कोई छा गया था तो वो था साइमन डोंडारियन। सो जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में घोड़े पे बैठ के अपने ओपोनेंट पे अटैक करने के पहले साइमन डोंडारियन ने सभी के सामने कुछ बहुत ही इमोशनल गाने गाए और फिर गाने गाने के बाद में इस भाई ने जाउस्टिंग टूर्नामेंट में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि उसे कोई रोक ही नहीं पा रहा था। साइमन इस टूर्नामेंट में एकदम जाबाजी से लड़ता है और वो इस जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में इवेंचुअली चैंपियन हुआ। अभी जो भी इस जाउस्टिंग के टूर्नामेंट में चैंपियन बनता है उसे एक फूल किसी एक खूबसूरत लड़की को देना होता है और उस लड़की को क्वीन ऑफ लव एंड ब्यूटी का एक अलग सा ऑनर मिलता है। तो अभी यहाँ पर साइमन ने ये टूर्नामेंट जीती थी तो उसे अभी एक रेड रोज किसी ना किसी लड़की को या औरत को जाके देना था। तो इस भाई ने क्या किया होगा, ये भाई साहब साइमन डोंडारियन सीधा उस रोज को लेके जाता है और उस रोज को क्वीन एलिसन को देने की वो कोशिश करता है। ड्रैगन पिट में ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग थे और वो सभी लोग एकदम डर जाते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। वो जहेरिस के सामने क्वीन एलिसन को ऐसे फूल दे रहा है, क्योंकि ऐसे गुलाब देना मतलब उस लड़की के साथ में लिटरली फ्लर्ट करने जैसा ही होता है। बट यहाँ पर अपना साइमन डोंडारियन मतलब एकदम ही चैड निकला। साइमन डोंडारियन ने ये फुल क्वीन एलिसन को देने की एक्टिंग तो की, बट उसके बाद में उसने ये फुल क्वीन एलिसन को नहीं, बट उसने ये फुल क्वीन एलिसन के गोद में बैठे हुए छोटे से क्यूट डेनेरिस को दे दिया। और ये होने के बाद में ड्रैगन पिट में सब लोग राहत की सांस लेते हैं और साइमन के नाम के नारे लगाने लगते हैं। तो दोस्तों ये हैंडसम नाइट साइमन डोंडारियन ऑफ ब्लैक हेवन मतलब एक अलग ही फ्लर्ट था। उसने यहाँ पर छोटे प्रिंसेस डेनेरिस टारगेरियन को अपना क्वीन ऑफ लव एंड ब्यूटी तो बनाया, बट उस छोटी सी बच्ची को गुलाब का फूल देते हुए भाई साहब की नजरें तो सीधा क्वीन एलिसन पर थी। सही में इस भाई का तो कुछ जवाब ही नहीं। उसने सीधा किंग जहेरिस के सामने क्वीन एलिसन के साथ में फ्लर्ट कर दिया था। सो इस तरीके से जाउस्टिंग की टूर्नामेंट खत्म होती है। बट अभी इसके बाद में अगले दिन थी एक भयानक मेली की टूर्नामेंट जिसमें 77 अलग अलग नाइट्स शामिल होने वाले थे और इन 77 मेन का एक तरीके से यहाँ पर एक भयानक बैटल रॉयल होने वाला था। इन सभी 77 नाइट्स को उनके पसंदी के हथियार दिए गए, बट उन हथियारों को थोड़ा सा ब्लंट किया था, मतलब वो एकदम शार्प हथियार नहीं थे। अगर तुम्हारे हथियार ब्लंट है तो तुम्हें दूसरे बंदे को मारने के लिए, उसे नॉकआउट करने के लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और इवेंट के ऑर्गेनाइजर सर मैनफ्रेड रेडविन तो वही चाहते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी एक नाइट का हथियार ज्यादा शार्प है तो किसी दूसरे का हथियार कम शार्प है। तो इसीलिए सबको एकदम ही इक्वली ब्लंट किए गए हथियार दिए गए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक भयानक बैटल रॉयल शुरू होता है। ये 77 मैन का ड्रैगन पिट के अंदर बैटल रॉयल देखने के लिए लाखों लोग आने वाले थे और रेगो ड्राज ने यहाँ पर अपना अलग ही इकोनॉमिकल गेम खेला। वेस्टेरोस के हिस्ट्री में सबसे पहली बार किसी इवेंट को अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें कुछ ड्रैगन कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इस इवेंट के लिए एक तरीके से रेगो ड्राज ने टिकट्स रख दिए थे। सो 1 लाख लोगों ने टिकट्स निकाले और ये 77 लोगों के मेली को देखने के लिए ये सभी लोग आ गए थे। इवेंचुअली ये भयानक फाइट शुरू हुई थी और ऑलमोस्ट 7 घंटे के डेंजरस बैटल्स के बाद में इवेंचुअली इसका विनर हुआ था सर लुकामोर स्ट्रॉन्ग।
इस बड़े इवेंट के बाद में क्वीन एलिसन अभी यही कुछ 5 मंथ प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर अचानक क्वीन एलिसन जहेरिस को बताती है कि उसे ड्रैगन स्टोन पर जाना है, क्योंकि वो चाहती थी कि अभी जो भी उसे बच्चा होगा उसका जन्म ड्रैगन स्टोन पर हाउस टारगेरियन के फैमिली सीट पे हो जाए। तो अभी वहां पर जाना है तो एलिसन के अभी पहले के दोस्त तो थे नहीं, तो एलिसन को अभी कुछ नए हैंडमेडन्स और कंपेनियंस की जरूरत थी, क्योंकि एलिसन अकेली वहां पर ड्रैगन स्टोन पर क्या ही करेगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो लॉर्ड थियोमोर ऑफ हाउस मैंडरली अपने बेटी मारा मैंडरली को एलिसन के कंपेनियन के तौर पे किंग्स लैंडिंग पे भेजा जाता है। सो मारा मैंडरली और एलिसन टारगेरियन यहाँ पर अभी किंग्स लैंडिंग में बहुत ही अच्छे दोस्त बनते हैं। तो अभी एलिसन और उसकी नई दोस्त मारा मैंडरली ड्रैगन स्टोन पर निकलने ही वाले थे, बट फिर भी स्मॉल काउंसिल के एक मीटिंग में क्वीन एलिसन को सर मैनफ्रेड रेडविन डरा कर कहते हैं कि ड्रैगन स्टोन पर कई सारे औरतों का कत्ल हुआ है, कहा जाता है कि वहां पर कुछ भूत वगैरह दिखने लगे हैं, तो वो आपको हॉन्ट कर सकते हैं। तो योर ग्रेस मेरी सलाह तो यही है कि आप ड्रैगन स्टोन पर मत जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ड्रैगन स्टोन थोड़ा सा डेंजरस जगह है और वहां पर भूत वगैरह हो सकते हैं। तो इसके रिप्लाई में क्वीन एलिसन सीधा हंस के बोलती है, अरे वहां पर कौन से भूत होंगे, मेरे लिए तो ड्रैगन स्टोन मतलब मेरा दूसरा घर है। ड्रैगन स्टोन मतलब मेरे और जहेरिस के प्यार की निशानी है। हमने वहीं पर हमारी शादी की थी और वहीं पर ड्रैगन स्टोन पर मैंने अपने जिंदगी का सबसे हसीन 1 साल गुजारा था। तो इसीलिए पूरे वेस्टरोस में मेरे लिए तो वो बेस्ट प्लेस होगा टू गिव बर्थ। ऐसा कह के क्वीन एलिसन हंस के वहां से निकल जाती है और अगले ही दिन क्वीन एलिसन मारा मैंडरली के साथ में और अपने कई सारे अलग अलग हैंड मेडन्स के साथ में ड्रैगन स्टोन पहुंचती है ताकि वो वहां पर किसी को बर्थ दे सके। मीनवाइल किंग जहेरिस एक अलग ही रॉयल प्रोग्रेस पे जाता है ताकि वो वेस्टरलैंड्स के कुछ अलग अलग हाउसेस को विजिट कर सके। खास करके वो कैसरली रॉक को विजिट करता है और हाउस लैनिस्टर के साथ में कई सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट समझौते भी करता है। ऐसे ही जहेरिस कुछ 3-4 महीने यहाँ वहाँ विजिट करता रहता है और इवेंचुअली इसी में उसके पास में न्यूज आती है कि क्वीन एलिसन ने ड्रैगन स्टोन पर एक बेटे को जन्म दिया है। जहेरिस को ये बात जैसे ही पता चलती है तो वो वर्मीथॉर पे बैठ के डायरेक्टली ड्रैगन स्टोन पहुंचता है और वो अपने बेटे का नाम देता है एमोन। तो अभी जहेरिस और एलिसन को 2 बच्चे थे, एक छोटा बेबी एमोन और उसकी छोटी बड़ी बहन डेनेरिस। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। प्रिंसेस एरिया को गायब होके अभी यही कुछ 1 साल निकल गया था और इस पूरे 1 साल में यानी कि 55 AC के पूरे साल में क्या क्या हुआ वो सब हमने इस चैप्टर में देखा। बट अभी अगले चैप्टर में प्रिंसेस एरिया और बलेरियन वापस आने वाले हैं और वो चैप्टर मतलब एक बहुत ही डेडली एडल्ट्रेटेड चैप्टर होगा। तो उसके लिए तो आप पहले से ही दिल थाम के बैठिए। I will see you all in that next chapter. Until then, bye and take care.